हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों यूपी टेट के अकॉर्डिंग आज की वीडियो जो आप लोग देखेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। 50 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय और वर्णमाला, साथ साथ में समास से चीज़ें और विलोम शब्द से भी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इसलिए आप पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न देखते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो अयोगवाह होते हैं इनकी संख्या 2 होती है। एक होता है दोस्तों, याद रखेंगे, अंग होता है, और एक होता है दोस्तों आपका अ होता है। इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं? इन्हीं दोनों को अयोगवाह बोलते हैं। आपको बता दें, जो अंग होता है इसको याद रखेगा, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और जो आपका अ होता है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं विसर्ग। और अगर चिन्ह की बात करें, आप लोग देखिएगा, जो अनुस्वार का चिन्ह होता है वह इस तरह का होता है, और जो विसर्ग का चिन्ह होता है वह इस तरह का होता है। दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। एक बात बिल्कुल आप तरीके से ध्यान रखेंगे तो आप चीज़ों को ना भूलेंगे। आपको बता दें, हिंदी वर्णमाला में जो आपके स्वर होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक है। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 3 प्रकार के। एक होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। एक होता है दोस्तों दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और इसके बाद एक होता है दोस्तों पुलुप्त स्वर। ये बातें याद रखिएगा। आपको बता दें, कई बार प्रश्न बना है कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर वह स्वर होते हैं, इनको मूल स्वर का भी नाम देते हैं, मूल स्वर का भी नाम देते हैं। जैसे कि छोटा अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और ऋषि हो गया, इनको हम लोग ह्रस्व स्वर बोलते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, याद रखिएगा। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हीं चारों में से दे देगा और कहेगा इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है, इस बात को याद रखिएगा। अगर बात करें हम दीर्घ स्वर के बारे में, तो दीर्घ स्वर को देखिएगा, जो याद रखेंगे, बड़ा वाला आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, और एनक वाला ए, आए और ओ और इसके साथ औ, इनको क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 7। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो तरीके से समझेंगे। और चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, ये आपको बताना है दोस्तों। 2 नंबर की बात करेंगे कि इनमें से कौन सा घोष है। आपको बता दें, मैं कई बार बताया हूं कि अघोष और घोष यूपी टेट में हर बार एक बार पूछता है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। एक होता है अघोष और एक होता है दोस्तों घोष। आपको बता दें, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, याद रखिएगा, पहला और दूसरा जो वर्ड होगा इसको अघोष बोलिएगा। और इसके बाद आपका 3 नंबर का, आपका 4 नंबर का और 5 नंबर का जो वर्ण होगा इसको आप लोग क्या बोलिएगा दोस्तों? घोष बोलिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, मैं आपको तरीके से चीज़ों को दिखा रहा हूं तो आप तरीके से चीज़ों को समझ पाइएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये प वर्ग है, ये भी प वर्ग है, ये भी आपका प ही वर्ग है, और ये आपका ट वर्ग है। आपको पता है कि ट वर्ग का ये सदस्य है और सभी प वर्ग के सदस्य हैं। अगर प वर्ग के सदस्य हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को त हो गया, और इसके बाद आपका आता है त के बाद थ आता है, थ के बाद आपका यहाँ पे देखिएगा द आएगा। तरीके से अगर समझेंगे आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जैसे कि आप लोग तो वर्ग में, आप लोग प वर्ग में ये पहले स्थान पर आता है। और जो दोस्तों अगर आगे आप लोग चीज़ों को देखेगा तो ये तो वाले में आप देखिएगा तो ये 3 नंबर पर आएगा, तो ये आपका है। और इसके बाद आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये तो के बाद थ आता है, ये 2 नंबर पर आता है, ठीक है। ये ट का नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। प कितने नंबर पर आता है? 1 नंबर पर आता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे कहूँ कि वर्ण घोष कौन सा है। घोष जो होते हैं 3, 4, 5 होते हैं, ठीक है। और 3 नंबर पर क्या आ रहा है दोस्तों? द आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अत्यधिक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा, ये आपको बताना है। आपको बता दें, मूल शब्द के आगे जो शब्द लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उपसर्ग बोलते हैं। बात को याद रखेगा। और उपसर्ग की बात करें तो अत्यधिक में आपका अति धन अधिक है, याद रखेंगे। इसमें क्या है? मूल शब्द आपका अधिक है और अधिक शब्द के आगे आपका अति लगा हुआ है, तो अति ही क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। और ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, यहाँ पे कुछ मूल्य शब्द मैं बता रहा हूं, जिसे आप लोग बताइएगा अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग होता है? अति उपसर्ग होता है, ठीक है। आपको मैं और बता रहा हूं, अतिरिक्त, याद रखेंगे, एक शब्द है, याद रखेंगे अतिरिक्त। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग होगा? तो अति उपसर्ग होगा। आपको बता दें, बहुत बार बना है कई जगहों पर अतिवृष्टि। अतिवृष्टि में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? तो इसमें भी आपका अति ही होगा। आपको बता दें, अतिक्रमण, अतिक्रमण में कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें भी आपका अति उपसर्ग ही होगा। आपको बता दें दोस्तों, अति शीघ्र,
याद रखेंगे अति शीघ्र में क्या होगा, तो आपका अति ही होगा। और यहाँ पे बताइएगा दोस्तों, एक बार आपका बन चुका है, अति मानव में कौन सा उपसर्ग होगा, तो अति ही होगा। याद रखेंगे, इस तरह हम उपसर्ग को पहचानते हैं। आगे देखते हैं, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के पीछे लगते हैं। तो याद रखिएगा, घबराहट की बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे, इसको हम संधि विच्छेद में सर्वप्रथम कर लेते हैं। घबरा धन के आहट में टूटेगा, और आपको पता है कि इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, तो आहट प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों, याद रखेंगे, इसमें आपका आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, आप हमें बताइएगा कड़वाहट। याद रखेंगे, कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो आहट प्रत्यय है। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा होगा, आहट होगा। चिकनाहट में भी आहट होगा, गर्माहट में भी आहट होगा, और हड़बड़ाहट में भी आहट होगा। आपको प्रत्यय पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, इस तरह चीज़ों को जानना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और आपका जो लाइक होता है, इससे तरह तरह चीज़ें जो वीडियो की होती हैं लोगों तक पहुंच पाती हैं। जो आपका शेयर होता है, और इसके बाद जब वीडियो को आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है इसका नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहले पहुंचता है। आपको बता दें, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, हिंदी में समास जो होते हैं वे 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता भी है, लेकिन मैं ये आपको बता दूं, यथाशक्ति मैं जब इसको पढ़ रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कि एक ऐसा समास होता है जिसमें उपसर्ग लगा होता है। और आपको पता है कि उपसर्ग लगे हुए समास को कौन सा समास बोलते हैं, अव्ययी भाव समास बोलते हैं। शक्ति के अनुसार इसका जब आप विग्रह करिएगा तो मिलेगा, और इसमें अव्ययी समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। आपको बता दें, इसी तरह भर पेट में कौन सा समास होगा, भर पेट में भी उपसर्ग लगा हुआ है, पेट में उपसर्ग लगा है भर, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास भी ही होगा। बहुत बार बनता है आजन्म में, बताइए कि क्या होगा, तो याद रखेंगे जन्म में आपका आ उपसर्ग लगा है, इसमें भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। याद रखेंगे। आपसे मैं कहूं दोस्तों, आमरण में बताइएगा कौन सा समास होगा, तो मरण में आपका आ उपसर्ग लगा है, इसलिए आमरण में भी आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों, लगे हाथ यहीं पे, कि द्विगु समास वह समास होता है जिसमें संख्यावाची का गुण आया हो, संख्यावाची चीजें कही गई हो, उसमें आपका द्विगु समास होता है। जैसे नाम ले लूं, पंचवटी का बताइएगा, शताब्दी का, तिरहा, चौमासा, नवग्रह, दोपहर, सब में आपके द्विगु समास है। जहां पे संख्यावाची रिलेटिव चीजें आ गई उसमें आपका द्विगु समास होगा। बहुब्रीहि समास कौन समास होता है, आपको पता है कि बहुब्रीहि की प्रधानता के हिसाब से उसका हम ज्ञान करते हैं। इसमें याद रखेंगे, समास में 2 पद होते हैं, एक को प्रथम पद बोलते हैं, एक को द्वितीय पद बोलते हैं, एक को मुख्य पद बोलते हैं, एक को गौड़ पद बोलते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बहुब्रीहि समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती है, इसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं कह दूं नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव की बात कर रहा है, इसमें आपका बहुब्रीहि समास है। इसी तरह तत्पुरुष की पहचान कैसे करते हैं, तत्पुरुष समास में याद रखेंगे कारक विभक्ति का लोप होता है। क्या होता है दोस्तों, कारक विभक्ति का लोप होता है, और इस तरह आप लोग तत्पुरुष समास की पहचान करा पाते हैं। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यही आपको बता दो दोस्तों। याद रखेंगे, रुकने वाली बात 3 जगह पे आती है आपके हिंदी में। एक आती है पूर्ण विराम, जब हम किसी वाक्य को पूरा कर लेते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं, तो इसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं। ठीक है, राइट बात। याद रखेंगे, पूर्ण विराम एक खड़ी पाई का चिन्ह होता है, इसको याद रख लीजिएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं दोस्तों, एक होता है आपका अर्ध विराम, और एक होता है दोस्तों आपका अल्प विराम। दोनों आप लोग देख लीजिए, और आज एक वीडियो में इस दोनों चीज़ों को आप लोग खत्म कर लीजिएगा। फिर ऐसे वीडियो मैं लेकर नहीं आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही चीज़ों को बताना थोड़ा बहुत लेंदी हो जाता है। अर्ध विराम क्या होता है दोस्तों, आपको बता दें, अर्ध विराम, ये जो विराम चिन्ह में आप लोग देखिएगा, अर्ध विराम का चिन्ह जो होता है ना, वो ऐसे होता है दोस्तों, और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है। याद रखेंगे, अल्प विराम में अर्ध विराम की अपेक्षा थोड़ा हम ज़्यादा रुकते हैं, और अर्ध विराम में हम बहुत कम रुकते हैं। याद रखेंगे, तो वाक्य में जहां पूर्ण विराम की तुलना में कम रुकना हो, वहां किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको यही बताना है। तो याद रखेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं अर्ध विराम। याद रखेंगे दोस्तों, क्या बोलते हैं, अर्ध विराम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन होती है, आपको बता दिया हूं बहुत बार। जैसे क वर्ग में जितना भी आएगा, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, सबको हम लोग दोस्तों कंठ ध्वनियां बोलते हैं। याद रखेंगे, इसका उच्चारण हमारे कंठ से होता है, तो याद रखेंगे क ख यही क्या हो जाएंगी, कंठ हो जाएंगी। च वर्ग की जितनी ध्वनियां होती है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, तालु होता है। ट वर्ग की जितनी ध्वनियां होती है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। और आपको बता दें दोस्तों, यह जो होता है ना, आपको एक बात याद रखना होगा, यह कौन सी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, ये बात को याद रखना दोस्तों। और जो र है ना, र, ये मूर्धन्य ध्वनियां होती है। कौन सी ध्वनि होती है, मूर्धन्य होती है। लगे हाथ, आपको एक चीज और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रश्न बनता है कि ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो आपको याद रखना होगा ल पारस्परिक ध्वनि है। यूपी टेट का प्रीवियस ईयर है, यूपी टेट का प्रीवियस ईयर है। प्रश्न है, ह को क्या बोलते हैं, ह को काकल्य काकल्य व्यंजन बोलते हैं, बात को याद रखना दोस्तों। र को क्या बोलते हैं, ये भी यूपी टेट में प्रीवियस ईयर का लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा। आपको एक चीज और बता रहे हैं दोस्तों, त वर्ग की, जैसे त वर्ग में जितना आता है ना, इनको हम दंत ध्वनियां बोलते हैं। प वर्ग में जितना आता है इसको हम लोग ओष्ठ ध्वनियां बोलते हैं, याद रखिएगा। मैं आपको एक चीज और यहीं पे बता रहा हूं, नासिक के व्यंजन किसे बोलते हैं, जिनका उच्चारण आपके नासिका से होता है, इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से, आपका अंग, हर वर्ग का 5वां वर्ण, अंग हो गया, इया हो गया, अड़ हो गया, और इसके बाद प्यारे न हो गया, और इसके बाद म हो गया। अंग, इया, अड़, न, म, ये सभी आपके नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, याद रखिएगा। आपको लगे हाथ मैं बता रहा हूं, उत्क्षिप्त व्यंजन किसे बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछता है। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ये ड और ढक्कन वाला ढ, याद रखिएगा। ये दोनों आपके उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, इस तरह चीजों को याद रखिएगा। आपको लगे हाथ यहीं पे बता रहे हैं, अंत्यस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं, बहुत बार बन चुका है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आपके य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। आपका उसमी व्यंजन पूछता है, उसमी व्यंजन याद रखेंगे, इनके उच्चारण में मुख से गर्म हवा निकलती है, इनकी संख्या 4 होती है। आपका ये वाला स, ये वाला स, ये वाला स और ह, इनको उसमी व्यंजन बोलते हैं। आपसे मैं यही बता दूं, संयुक्त व्यंजन किसे बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन संयुक्त व्यंजन 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, मतलब 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 से अधिक नहीं, 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप लोग देखेगा, एक छत्री हो गया, आपका त्र हो गया, आपका आज्ञा हो गया, आपका स्र हो गया, ये सब आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इनकी संख्या आपकी 4 होती है। राइट बात, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, लंबोदर में कौन सा समास होगा। आपको पता है, जब भी कहीं भी आपको समास पूछे तुरंत उसका समास विग्रह करिएगा दोस्तों। और आपको बता दें, लंबोदर, इसका जब समास विग्रह करिएगा, लंबा है जिसका उदर, उदर का मतलब होता है दोस्तों पेट, लंबा है जिसका पेट, मतलब क्या बात किया दोस्तों, याद रखेंगे किन की बात कर रहा है, लंबोदर किसको बोलते हैं। आपको पता है कि लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात इनको बोलते हैं भगवान गणेश। और आपको पता है कि जस समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाए उसको हम लोग बहुब्रीहि समास बोलेंगे, ठीक है, राइट बात। आगे देखेंगे, द्विगु समास संख्यावाची होता है, द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह लगता है, बातें को याद रखिएगा। कर्मधारय समास में याद रखेंगे विशेषण और विशेष्य की प्रधानता पाई जाती है। द्वंद्व समास में आप लोगों को पता है ना, द्वंद्व समास में आज दिन, भाई बहन, ठीक ना, एक दूसरे, ये सब में क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, ऐसे लिखते हैं ना कि माता और बीच में डैश दे के पिता, इसमें कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास होगा, राइट बात। आगे चलिए देखते हैं, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है, आपको बता दें दोस्तों, याद रखेंगे। जब कहीं भी आपको प्रत्यय की चीज़ें बतानी हो तो आप इसको कैसे कैसे समझाइएगा या कैसे देखिएगा। आपको पता है ना कि लेख में आपका अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार आपका लेखक बना है, याद रखेंगे। जब इसका संधि विच्छेद करिएगा, लेख धन अक में टूटेगा, और अक याद रखेंगे ये लेख आपका मूल शब्द है, और मूल शब्द में आपका लगा हुआ है अक प्रत्यय, और इस प्रकार आपका बना है लेखक। ऑप्शन नंबर ए प्यारे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बात को याद रखेगा। जैसे एक बात मैं और बता रहा हूँ, ईक से बहुत जगह चीजें बनती हैं, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं दैनिक, याद रखेंगे दैनिक में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखेंगे दिन में इक जुड़ता है, याद रखेंगे दिन शब्द में इक जुड़ता है, तो आपका दैनिक बनता है, तो इक प्रत्यय लगा है, राइट बात। इसी तरह आप लोगों को बताऊं आर्थिक, याद रखिएगा। एक चीज और बता रहा हूं, आप बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप कहिएगा कि इसको तोड़िएगा तो आपका बनेगा प्यारे अर्थ धन इक में, तो अर्थ में आपका इक प्रत्यय लगा हुआ है, इस तरह चीजों को याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, मैं यहीं पे आपको बता दूं दोस्तों, याद रखिएगा। जहां कहीं भी, मतलब ज्यादा मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जैसे आप चीजों को याद रख सके। यहां पे देखिए स के ऊपर ये जो बिंदी लगा है इसका अर्थ म के भाव में आता है, तो याद रखेंगे संस्कार शब्द जो दोस्तों याद रखेंगे वह इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो सम याद रखेंगे। ए वाला जो सम आप लोग देख रहे हैं ये आपका उपसर्ग लगा है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक बात और बता दूं, इस चीजों को याद रखिएगा। संतोष याद रखेंगे, संतोष में कौन सा उपसर्ग लगा है, संतोष में भी सम उपसर्ग लगा है। बहुत ज्यादा पूछता है। आपसे बता दूं संबंध में कौन सा उपसर्ग लगा है, इसमें भी दोस्तों आपका सम ही उपसर्ग लगा है। आपको बता दूं दोस्तों संपूर्ण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो संपूर्ण में भी आपका सम धन पूर्ण में टूटता है, इसमें भी आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। एक और है संवाद, अगर संवाद में पूछे तो इसमें भी आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर हर्ष स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर को छोटा स्वर नाम देते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, अभी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और ये ऋषि वाला री, इन्हीं को मूल स्वर बोलते हैं। आगे देखते हैं। उपहार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों, याद रखेंगे। हार आपका मूल शब्द है और हार में आपका उपसर्ग लगा है। इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं। सजावट शब्द में प्रत्यय बताना है आपको दोस्तों, याद रखेंगे। तो सज में आपका याद रखेंगे, सज में आपका आवट प्रत्यय लगता है। इस तरह चीजों को याद रखेगा, इसमें आपका आवट प्रत्यय होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें प्रीवियस ईयर और सिलेबस दोनों उठाकर आप लोग तुलना करिएगा। हर बार आपका 2 से 3 आपका उपसर्ग और प्रत्यय प्रश्न बनते हैं हिंदी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज से 2 या 3 प्रश्न आपके बनते हैं। और याद रखेंगे आपके वर्णमाला से हर साल में उठाकर देख लीजिए, अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण सभी को लेते हुए मैं आपको बता दूं दोस्तों कम से कम 4 या 5 प्रश्न आपके हिंदी ग्रामर से बन जाते हैं। तो इस तरह चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से डीपली पढ़ना है, तब आप बहुत कम समय में इतने प्रश्नों को कवर कर लेंगे। क्योंकि आपको जो एग्जाम में टाइमिंग मिलती है ना, इस प्रश्न के लिए केवल आपको 2 सेकंड लगाना होगा। सजावट में कौन सा प्रत्यय, आवट, बन गया, खत्म। आगे देखिएगा। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। याद रखेंगे द्विगु समास। अब अगर आपसे पूछा है द्विगु समास, आपको प्रत्येक समास को एकदम बिल्कुल मन में रखना है। द्विगु समास संख्यावाची होता है, मैंने पढ़ा है, याद रखेंगे। आप लोगों को बताया हूं कि संख्यावाची होता है। संख्यावाची देखो ना भैया, यहाँ पे यथाशक्ति, यहाँ पे माता पिता, यहाँ पे पीताम्बर और यहाँ पे नवग्रह। अब सभी समास को मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूं, देखिएगा। यथाशक्ति में कौन होगा, शक्ति के अनुसार, और यथा शक्ति मूल शब्द है, इसके आगे यथा आपका उपसर्ग लगा है, तो इसमें आपका अव्ययी भाव समास होगा। बिल्कुल आसान तरीका से हम समझेंगे, अव्ययी भाव समास होगा। आगे देखिएगा माता पिता। माता पिता में एक्चुअली समझिएगा, जैसे कि आप लोगों को मैंने एक बात बताया हूं कि अगर कहीं पे योजक चिन्ह लग जाए ना भाई, भाई बहन माता पिता आज कल, इसमें योजक चिन्ह का चिन्ह होता है ऐसे 2 शब्दों के बीच में लगता है। जहां कहीं भी योजक चिन्ह लग जाए, याद रखेंगे उसको आप लोग क्या बोल दीजिएगा दोस्तों, उसको आप लोग बोल दीजिएगा द्वंद्व समास है। क्या है दोस्तों, इसमें द्वंद्व समास है। आगे देखिएगा पीताम्बर, याद रखेंगे पीला है जिसका अंबर। इस तरह चीजों को याद रखिएगा, पीला है जिसका अंबर, अर्थात क्या है दोस्तों, श्री कृष्ण। आपको बताया हूं कि जहां कोई पहला पद न प्रधान हो, न द्वितीय पद प्रधान हो, तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती हो, तो याद रखेंगे उसमें होता है आपका बहुब्रीहि समास। याद रखेंगे इसमें क्या होगा दोस्तों, बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखिएगा नवग्रह। आपको बताया हूं कि जहां कहीं भी संख्या की चीजें संख्यावाची डिनोट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उसको हम लोग बिल्कुल बोल देंगे कि ये आपका द्विगु समास है। इस तरह चीजों को याद रखेगा। जैसे पंचवटी, आपको शताब्दी, आपको तिरहा, चौमासा, इसमें क्या है आपका द्विगु समास है। तो याद रखेंगे नवग्रह में आपका द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये चीज आपको बताना है। 15 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, योजक चिन्ह लगाते हैं कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं कि अल्प विराम लगाते हैं कि विस्मयादिबोधक लगाते हैं, विस्मयबोधक का चिन्ह इस प्रकार का होता है दोस्तों। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार का होता है, प्रश्नवाचक का जो चिन्ह होता है प्यारे इस प्रकार का होता है, और योजक चिन्ह का चिन्ह जो होता है इस प्रकार का होता है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग सदैव योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस तरह चीजों को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
चलिए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिएगा। विनम्र निवेदन है, लाइक करने में टाइम तो लगता नहीं, बस एक बटन को क्लिक करना है। अगर वीडियो में नए हैं तो याद रखेंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइएगा तो उनकी भी मदद हो सकेगी और मेरी भी मदद होगी। आगे देखते हैं, 16 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है, यही आपको बताना है दोस्तों। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है, आपको मैंने बताया कि ट वर्ग जो होता है वह मूर्धन्य व्यंजन का होता है। आपको बता दो दोस्तों, जैसे ट हो गया, आपका ठ हो गया, आपका ये ड हो गया और ढक्कन वाला ढ हो गया और आपका ये अड़ा हो गया। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। इनको आप लोग क्या बोलिएगा, इनमें से इस पांचों को मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। और आपको बता दो दोस्तों, इसमें से आपका केवल तो ए वाला डलिया वाला ड मिला, याद रखेंगे, यही आपका मूर्धन्य व्यंजन कहलाएगा। याद रखिएगा। ये ग क्या है, क वर्ग का समूह है, यह आपका कंठ ध्वनि होगी। ये प याद रखेंगे, ये आपका प वर्ग का है, ये ओष्ठ ध्वनि होगी। और ये आपका जो आप लोग जानते हैं च छ ज झ, ये आपकी तालु ध्वनियां कहलाती है, तालु वर्ग का होता है। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। देखिएगा, मैं एक ही चीजों से कितने प्रश्न को उभार कर आपके सामने ला रहा हूं। जैसे देखिए, मूर्धन्य वर्ग का एक ट वर्ग का ध्वनि है ना, अगर यहाँ पे 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको 4 बोल दूं और इसको 5 बोल दूं, ठीक है। ड और ढ इन दोनों को उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं, याद रख लीजिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। अड़ को क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं, याद रखेगा। और पांचों को हम लोग क्या बोलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं, ये भी याद रखेगा। और आपको मैं बता दूं, कहेगा कि इनमें से अल्प प्राण कौन है, आपसे कह देगा कि इसमें महाप्राण कौन है, तो आप क्या बताइएगा। अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5, मतलब 1 का मतलब दोस्तों आपका ट हो गया, 3 का मतलब आपका ये वाला ड हो गया और 5 का मतलब आपका आड़ा हो गया। और महाप्राण का मतलब आपका ठ हो गया और आपका ये डलिया वाला ड हो गया, ये महाप्राण है। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा। यहीं से मैं कहूँ, इसी में आप लोग बता दीजिएगा अघोष कौन है, और इसी में आपसे कह दूं कि आप बता दीजिएगा घोष कौन है। अघोष का सूत्र होता है 1 और 2 और घोष का सूत्र होता है 1 3 5। आप क्या बताइएगा, अघोष कौन है, तो आप लोग तुरंत कहिएगा ट और ठ, ये अघोष है। और ए वाला ड और ये वाला डलिया वाला ड और ये वाला अड़, ये सभी क्या है दोस्तों, आपके घोष हैं। इस तरह चीजों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, 17 नंबर आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, इसको तब तोड़िएगा तो इस किसमें टूटेगा, प्रतिधन उपकार में टूटेगा। और प्रति उपकार में आपका प्रति उपसर्ग लगा है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको एक बार और बता रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे, आप बताइएगा ना, सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखेंगे सत धन आचार में टूटता है। इस प्रकार इसमें सत उपसर्ग होता है। ये बहुत ज्यादा बार जो पूछी गई है, इसको मैं ज्यादा सोच रहा हूं कि आपको बता दूं, याद रखेंगे। यही मैं बता दूं दोस्तों, याद रखेगा, दूराचार में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दूराचार में याद रखेंगे आपका दूर धन आचार में टूटता है, तो इस तरह इसमें आपका दूर उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह चीजों को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे मिठा धन आस में टूटता है। याद रखेंगे ये किस में टूटता है दोस्तों, तो याद रखेंगे या इसको जब तोड़िएगा तो यह मीठा धन के आस में टूटेगा और मिठास में आपका आस प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा दोस्तों, इसमें प्रत्यय पीछे लगता है, आस प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं, चौराहा में कौन सा समास है, आपको बताया समास में संख्यावाची का बात कर रहा, 4 राहों का समूह की बात कर रहा, इसको हम चौराहा बोलते हैं। तो इस प्रकार यह डेगू समास होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं, अगला देखेंगे दोस्तों, आपका हर्ष हो गया, आपका शोक हो गया, आपका घृणा हो गया, आदि भावों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, हर्ष हो गया, शोक हो गया, घृणा हो गया, दुख हो गया, या भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसका चिन्ह जो होता है दोस्तों, इस तरह होता है। आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। कोष्टक चिन्ह जो होते हैं ना दोस्तों, याद रखेंगे, कोष्टक चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। कोष्टक चिन्ह इस प्रकार के होते हैं, किसी कही गई बात को हम उसको दोस्तों अलग तरीके से हम बताना चाहते हैं, मतलब उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं, तो हम कोष्टक में लिख देते हैं और उसको डिफाइन कर देते हैं। विवरण चिन्ह क्या होता है, याद रखें, किसी परिभाषा को लिखने के लिए जो विस्तृत रूप लिखना हम होता है, तो हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक जो शब्द में कब, कहाँ, क्यों, कैसे किसी वाक्य में मिल जाता है, तो उसमें हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं,
उच्चारण स्थान के दृष्टि से वह वर्ण क्या है, आपको यही बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह जो है दोस्तों यह दंतोष्ठ व्यंजन है। क्या है दोस्तों? दंतोष्ठ व्यंजन। इसके उच्चारण में दंत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है, तो इस प्रकार इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो निष्कपट शब्द में प्रत्युक्त उपसर्ग बताना है कि कौन सा प्रयुक्त उपसर्ग है निष्कपट में, ये आपको बताना है। 22 नंबर को बताइएगा। तो याद रखेंगे कपट में आपका निस उपसर्ग लगा है, इस तरह चीजों को याद रखेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो सावधान में ई प्रत्यय शब्द ई प्रत्यय लगा है, याद रखेंगे। इसको जब तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये सावधान होगा, याद रखेंगे सावधान होगा, और इसमें आपका बड़ी ई मिलेगा। तो इस तरह आप चीजें याद रखेगा, सावधान में बड़ी ई लगा है, तो इस प्रकार आपका सावधानी बना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यही आपका प्रत्यय होगा। आगे देखते हैं, रोग मुक्त में कौन सा समास होगा, आपको पता है। जब बिल्कुल आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा रोग मुक्त को, जब आप लोग समास, जब कभी भी समास पूछे ना, समास विग्रह करिएगा, बिल्कुल करिएगा, और उससे चीजें आपको मिल जाएगी। रोग से मुक्त, आपको पता है कि रोग से मुक्त मतलब एक विभक्ति चिन्ह आया है, आपका कारक आया है, और आपको पता है कि कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग जहां होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं तत्पुरुष समास। अगर तत्पुरुष समास होता तो हम उसको सही करते, लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष समास नहीं, यहाँ पे उसमें भी अंदर जाना है। अब रोग से मुक्त यहाँ पे से आया है, कौन क्या आया है दोस्तों, याद रखेंगे इसमें आपका से आया है, और याद रखेंगे से जो होता है अलग होने के भाव में आता है, याद रखेंगे। तो वो आपका क्या होता है, आपादान कारक होता है, तो इसमें आपका आपादान तत्पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी पद या शब्द की व्याख्या करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो किसी शब्द या पद की जो हम व्याख्या करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। कोई भी जैसे हम लोग देखते हैं कहीं भी ऐसे लिख देते हैं विज्ञान की परिभाषा लिखिए, तो विज्ञान शब्द लिख के यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ बिंदु, और ऐसे करके हम लोग लिखना स्टार्ट कर जाते हैं। तो याद रखें, बहुत लोग इसको ऐसे कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, इसका असली रूप यही होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विवरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह इसका चिन्ह यही होता है दोस्तों, याद रखेंगे ये होता है, ऐसे यहाँ से करके ऐसे करते हैं, ठीक है। योजक चिन्ह का ए होता है, उद्धरण चिन्ह का ए होता है, और याद रखेंगे अल्प विराम का चिन्ह का सिंबल ए होता है। आगे देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, बिल्कुल आप लोगों को पता है। आप लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, याद रखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण जब पढ़ा रहा था तो आपको बताया हूं कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वह महाप्राण होता है, और याद रखेंगे 1 3 5 आपका अल्प प्राण होता है। इसी के साथ य र ल व मिलता है, और इसके साथ आपका स ए वाला स और ह मिलता है। इसको उसमें व्यंजन बोलते हैं, और इसको अंत्यस्थ व्यंजन बोलते हैं, राइट बात। आगे चलते हैं, तो इसमें क्या सही होगा, आपका महाप्राण सही हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वह महाप्राण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, दुष्परिणाम शब्द में मूल रूप से किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे जो ये दुष्परिणाम शब्द है ना, इसमें आपका एक मूल शब्द क्या है, परिणाम है, और परिणाम के आगे आपका लगा हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे दुष उपसर्ग। याद रखेंगे क्या लगा है दोस्तों, दुष उपसर्ग लगा। इस प्रकार आपका दुष्परिणाम बना है, और इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका उपसर्ग का। आगे देखते हैं दोस्तों, याद रखेंगे कि आपका भुलक्कड़ शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय प्रयोग हुआ है, तो याद रखेंगे भूल में आपका अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, वनवास में कौन सा समास है, याद रखेंगे वनवास में समास बताया है, तो याद रखेंगे वन में वास। जब इसका समास विग्रह करिएगा वन में वास, और आप लोगों को पता है कि जब कहीं भी उसको तोड़िएगा और उसमें आपका कारक या विभक्ति चिन्ह मिल जाए, तो याद रखेंगे कारक या जब विभक्ति चिन्ह मिल जाए दोस्तों, आप लोग तुरंत बताइएगा कि वन में वास। आप लोगों को पता है कि में या पर आता है, तो आपका क्या होता है, जब कहीं भी में या पर आ जाए तो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से समझिएगा चीज़ों को कि आप लोग बिल्कुल भूलिए ना चीज़ों को। तो उसमें आपका तत्पुरुष समास तो आएगा, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना होगा, में या पर जो होता है वह किस चीज़ का चिन्ह होता है, तो अधिकरण का चिन्ह होता है। तो अगर यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष देता तभी भी हम सही कर देते, लेकिन केवल तत्पुरुष दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अधिकरण तत्पुरुष जो होता है ना, अधिकरण कारक जो होता है ना, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर, याद रखिएगा। तो अधिकरण तत्पुरुष देता तभी भी हम सही करते, और बी दिया है तो ये भी हम राइट मान लेंगे। आगे देखते हैं,
समानार्थी शब्दों या पुनरुक्त शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो समानार्थी शब्दों या पुनरुक्त शब्दों उनके बीच हम लोग किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो योजक चिन्ह बोलते हैं, योजक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे आप लोग समानार्थी शब्द देखते हो ना कि समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द होते हैं, जैसे उसे छोड़ दो। जैसे आप लोगों को मैं एक बात और बता रहा हूं, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में। जैसे माता पिता और दोनों के बीच याद रखेंगे पुनरुक्त शब्द कहलाएंगे, माता पिता बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो इस प्रकार चीजों को याद रखेंगे। हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं, किसी वाक्य को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तो नीचे योजक चिन्ह लगाकर ऊपर शब्दों को लिख देते हैं। अल्प विराम को चिन्ह याद रखेगा, अर्ध विराम का चिन्ह याद रखेगा। ठीक है, आगे देखते हैं जो छत्री वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो याद रखेंगे जो छत्री वर्ण है ना वह किन दो वर्णों से मिलकर बना है। 31 नंबर चीजों को आपको बताना होगा, तो याद रखिएगा जो छत्री वर्ण है वह किससे बनकर मिलकर बना है? तो याद रखेंगे छत्री वर्ण आपका संयुक्त व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो आपका छत्री हो गया, आपका एक त्र हो गया और आपका एक अज्ञा हो गया दोस्तों। और याद रखिएगा स्र, ये आपका हर बार के यूपी टेट में बना है। बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट तरीका से याद रखिएगा कि समझिए कि आपके एग्जाम में बनना ही बनना है। ठीक है, जो छत्री होता है ना आधा क और ए वाले पूरे स से मिलकर बना होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सभी में हलंत छूट गया है, हलंत लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा ये त्र है तो ये किससे मिलकर बनता है? आधा त और पूरा रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। जो आज्ञा है आधा ज और पूरा या से मिलकर बनती है। और जो आप लोग याद रखेंगे स्र है ये पूरा बड़े वाला स आधा स से मिलकर और रस्सी वाला र से मिलकर बनता है। इस प्रकार के आपके संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है और चारों संयुक्त व्यंजन को आपको बिल्कुल याद रख लेना है, क्योंकि हर बार ये प्रश्न बने हैं तो आगामी बनने की बहुत चांसेस ज्यादा है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिमान शब्द में सही उपसर्ग बताना है। 32 नंबर प्रश्न है आपके सामने। और याद रखेंगे जो इसमें मूल शब्द है वो मान है और मान शब्द के आगे आपका लगा है जो उपसर्ग है उसका नाम है दोस्तों अभी। और इस प्रकार आपका क्या होगा? अभी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लिखाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, याद रखेंगे जो लिखाई शब्द में आपका कौन सा प्रत्यय है आपको बता दे दोस्तों। याद रखेंगे जब इसका आप संधि विच्छेद करिएगा तो लिख धन आई में टूटेगा और आई जो होते हैं वो मूल शब्द के पीछे लगते हैं। और इस प्रकार आपका जो सही प्रत्यय होगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं नीलकंठ में मुख्य रूप से कौन सा समास माना जाता है? याद रखिएगा नीलकंठ में मुख्य रूप से कौन सा समास माना जाता है? तो याद रखेंगे बहुत से जगहों पे ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आपका बहुब्रीहि समास न देके कर्मधारय समास भी दे देता है और इसी में बहुत से लोग विचलित रहते हैं। जब कहीं भी नीलकंठ शब्द आपका आ जाए और इसका संधि विच्छेद करिएगा, नीला है जिसका कंठ अर्थात क्या कहलाता है दोस्तों? भगवान शिव। याद रखेंगे नीला है जिनका कंठ अर्थात भगवान शिव की बात किया। और आपको मैंने बताया कि जिस समास में न प्रथम पद प्रधान हो न द्वितीय पद प्रधान हो, किसी तीसरे पद की प्रधानता पाई जाती हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम लोग बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा द्वंद्व समास बीच में योजक चिन्ह, माता पिता भाई बहन आजकल राजा रानी लड़का लड़की इसमें होते हैं। तत्पुरुष समास आपका पता है जिसमें विभक्ति का लोप हो कारक चिन्ह मिल जाते हो तत्पुरुष समास कहते हैं। संख्यावाची जहां पे हो दोस्तों उसको हम द्विगु समास बोलते हैं। आज का 50 प्रश्न की वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। आप किसी वर्ष का प्रीवियस ईयर उठा कर देख लीजिए, आज के प्रश्न से हर साल के प्रीवियस ईयर में 5 से 7 प्रश्न आपको मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं 35 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। किसी कठिन शब्द का अर्थ ब्रैकेट में दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? आप लोग देखते हैं किसी कठिन चिन्ह का आप लोग कोई शब्द लिख रहे होते हो और कोई कठिन चिन्ह, जैसे आपको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 5 लिख रहा हूँ और इसी कोष्टक में 2+3 ऐसे कर देते हैं, मतलब 2+3 से 5 का निर्माण हुआ है। तो कठिन शब्द का अर्थ ब्रैकेट में दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो इसको हम लोग कोष्टक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? कोष्टक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 नंबर की बात करते हैं कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण का सूत्र होता है 1 3 5 होगा प्रत्येक वर्ग का, तभी भी अल्प प्राण कह लूंगा। य होगा, र होगा, ल होगा, व होगा, तभी भी मैं दोस्तों अल्प प्राण को सही कर लूंगा। और आपको पता है दोस्तों, याद रखिएगा
ये जो आप लोग ए नंबर देख रहे हैं, ए वाला जो देख रहे हैं, ये त वर्ग का समूह है। त वर्ग को मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा त हो गया, आपका थ हो गया, आपका द हो गया, आपका ध हो गया, आपका न हो गया, और इसको 1, आपका 2, आपका 3, आपका 4, आपका 5 कर लिया। और आपको बता दूं दोस्तों, 1 नंबर मतलब कि त रहता तभी भी मैं मानता कि अल्प प्राण है, और आपका 3 नंबर द होता तभी भी मानता अल्प प्राण है, आपका न होता तभी भी मैं मानता अल्प प्राण है। ये नहीं है दोस्तों, आपका य भी नहीं है, र भी नहीं है, ल भी नहीं है, व भी नहीं है, इस प्रकार ये अल्प प्राण नहीं है दोस्तों, ये होगा महाप्राण। राइट बात। चलिए अब आ जाते हैं क वर्ग में, बी वाला ऑप्शन देख लो दोस्तों। आपका क हो गया, आपका ख हो गया, आपका ग हो गया, घ हो गया, आपका अंग हो गया। अगर यहाँ पे अल्प प्राण का है तो 1, ये 3 और 5, मतलब कि क होता, आपका ग होता, अंग होता तो ये अल्प प्राण होता। नहीं दोस्तों, ये क्या होगा, ये सभी महाप्राण होंगे। गलत हो गया। आप लोग देखिएगा ये प वर्ग का है, सी नंबर में लिख रहा हूं दोस्तों, देखिएगा बिल्कुल ध्यान तरीके से देखिएगा। आपका प हो गया, आपका फ हो गया, आपका ब हो गया, आपका भ हो गया, और अब दोस्तों आपका म हो गया। अब चीज़ों को याद रखिएगा, 1 नंबर ए है, 3 नंबर ए है, आपका 5 नंबर ए है। अगर प होता, आपका ब होता, आपका म होता, चाहे य र ल होता, तो अब हम इसको मानते दोस्तों, लेकिन ये नहीं है। ये भी क्या होगा दोस्तों, महाप्राण होगा। ये भी गलत हो गया। अब देखिएगा एक क वर्ग में आपका 1 नंबर, एक ड भी क वर्ग का है ना, जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, क ख ग, आपका घ, आपका अंग। आपको पता है 1 नंबर पर ए आता, 3 नंबर पर ए आता, 5 नंबर पर ए आता। क और ग ये दोनों क्या है दोस्तों, ये आपके अल्प प्राण हैं, ये सभी आपका अल्प प्राण है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। समय तो लग रहा है लेकिन आप डीपली पढ़ रहे हो। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर करके हमारी और उनकी दोनों की लोगों की मदद कर दीजिएगा। आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जो आपका निर्मल शब्द है ना, निर्मल शब्द में उपसर्ग बताना है। और आपको पता है दोस्तों, आपका निर्मल शब्द है, इसमें निर्धन के मल में टूटता है। और याद रखेंगे मल आपका क्या है, मूल शब्द है, और मूल शब्द के आगे आपका निर उपसर्ग लगा है। और इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, घबराहट शब्द में प्रत्यय आपको बताना है। आप चीजों को देखिएगा तो याद रखेंगे, घबराहट मैंने आपको पहले भी बता दिया हूं, घबराहट में आपका आहट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे देखते हैं, दाल रोटी में कौन सा समास होगा। आपको मैंने बार बार बताया कि बीच में कहीं चिन्ह मिल जाए ना, आपका योजक चिन्ह मिल जाए ना, आप तुरंत बताइएगा कि योजक चिन्ह वाला जो होता है दोस्तों, ये द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्मधारय विशेषण और विशेष चीजें आती है। द्विगु समास संख्यावाची आता है। तत्पुरुष समास जो आप लोगों को बिल्कुल पता है दोस्तों कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। आगे देखते हैं, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, आपको ये बताना है दोस्तों। तो किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और उसको एक उद्धरण चिन्ह में हम लोग लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाघव चिन्ह जो होता है दोस्तों वह ऐसे होता है दोस्तों, याद रखेंगे। जैसे आप लोग कहीं ऐसे डॉक्टर लिख रहे हो और डॉक्टर शब्द को कहीं कहीं पे ऐसे डा बना के और यहाँ पे सुन्ना लिख दिया जाता है, इसी को लाघव चिन्ह बोलते हैं। इस तरह चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। और अल्प विराम जो होता है दोस्तों याद रखेंगे वह ऐसे होता है। विवरण चिन्ह का जो सिंबल होता है वो दोस्तों ऐसे होता है। आगे देखते हैं, हिंदी में स्र याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी में स्र याद रखेंगे, सभी में हलंत लगा लीजिएगा। हलंत टाइपिंग में छूट गया है, इसके लिए सॉरी चाहूंगा। हिंदी में स्र वर्ण किन दो वर्णों के मिल से बना होता है, तो याद रखेंगे जो ये आपका याद रखेंगे जो एसरी वाला स्र है ना दोस्तों, ये बड़का वाला आधा स से और 80 वाला र से मिलकर बना है। और आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, उन्नति शब्द में उपसर्ग बताना है। 42 नंबर आपके सामने है। उन्नति में उपसर्ग आप बताइएगा, साथ साथ संधि भी बताइएगा। संधि बहुत ज्यादा पूछता है, संधि मैं बताऊंगा दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छा तरीका से, भूलिएगा नहीं। उन्नति जो है ना, इसका संधि विच्छेद करिएगा तो ये टूटेगा उत धन के नति में, याद रखना उत धन के नति में टूटेगा। और आपको पता है कि इसमें आपका उपसर्ग क्या हो गया दोस्तों, इसमें उपसर्ग आपका हो गया उत। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसके साथ आपको पता है ना कि इसमें कौन सी संधि होगी, यहां भी व्यंजन यहां भी व्यंजन, इस प्रकार इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों, व्यंजन संधि हो जाएगी। याद रख लेना, इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये भी चीजें साथ साथ में आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
जादूगर शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है दोस्तों। याद रखेंगे प्रत्यय, याद रखेंगे मूल शब्द क्या है दोस्तों, तो याद रख लेना मूल शब्द आपका जादू है और जादू में आपका गर प्रत्यय लगा है और यही आपका प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया एक शब्द है जिसका नाम है सौदागर। याद रखेंगे सौदागर। और आप लोगों को पता है कि मूल शब्द क्या है दोस्तों, सौदा है और इसमें आपका जो प्रत्यय लगा है वह गर लगा है, इस जिस तरह आप लोगों को जादूगर में लगा था। आगे देखते हैं, वाक्य में किसी शब्द को छूट जाने के बाद उसे लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने बार बार बताया, किसी शब्द को लिख रहे हो, जैसे मैं लिख रहा हूं कि राम घर जाता है, याद रखेंगे राम घर जाता है और यहाँ पे मैंने जाता है लिख दिया और घर शब्द छूट गया। यहाँ पे हम लोग हंस पद का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे हम लोग जाता शब्द लिख देते हैं और इस तरह ये शब्द बन जाता है। जब किसी वाक्य सेंटेंस को लिखते समय कोई सेंटेंस कोई वाक्य कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसके लिए हम लोग हंस पद का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 46 नंबर की बात करते हैं। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। आपको यही बताना है दोस्तों। तो उत्कर्ष याद रखेंगे, उत्कर्ष का मतलब होता है उन्नति, ऊपर जाना, और उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अंतर्मुखी का विलोम लिखिए। आपको ये बताना है दोस्तों, अंतर्मुखी का मतलब आंतरिक से है और अंतर्मुखी का विलोम शब्द होगा जगतमुखी, कि वाचाल होगा, कि आपका चतुर्मुखी होगा, कि आपका बहिर्मुखी होगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 48 नंबर की बात करते हैं। मेरी गोद में बिल्ली है, मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कारक बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, आपको कारक बताना है कि मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें कारक क्या होगा आपको बता दें कि जो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ हिंदी में कारक कितने होते हैं आप बताइएगा। हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्रश्न बन चुका है। और याद रखिएगा, आपको मैं संस्कृत में पूछ रहा हूँ, संस्कृत में कारक कितने होते हैं, तो संस्कृत में कारक 6 होते हैं। ये बात याद रखना बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। यहीं पे मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, हिंदी में ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। ये कहाँ कर्सर गया, यहाँ पे दिखेगा। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे चीज़ें याद रख लीजिएगा दोस्तों। वचन की बात करूँ तो वचन याद रखेंगे। हिंदी में अगर वचन की बात करें तो हिंदी में वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और ये संस्कृत में पूछूं दोस्तों तो संस्कृत में जो वचन होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आपका एक वचन, आपका द्विवचन, आपका बहुवचन। ये चीज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेरी गोद में बिल्ली है, इसमें आपको कारक बताना है। और मैंने कारक पढ़ा रहा था तो आपको बताया था में या पर कहीं ना आए तो उसका मतलब होता है अधिकरण का चिन्ह होता है, अधिकरण चिन्ह कारक का चिन्ह होता है में या पर। और मेरी गोद में है तो में आया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह चीजों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आ ही गया, हिंदी भाषा में वचन आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, यही आपको बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे, जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं और किसी की कही गई बात को हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपके लिए ये होमवर्क रहेगा HW, और इसका आप लोग हमको बताइएगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूं। और दोस्तों आज की वीडियो में पूरे 50 प्रश्नों को हमने प्रश्नों को कंफर्म कर लिया। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू।